ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 271, नए वातावरण के अनुकूल होना। कैन जंगल के विशाल मृत सन्नाटे में दीवार के पीछे से देखता हुआ अपने सिर के पीछे देखता रहा, क्योंकि उसने पिस्तौल को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि एक गलत कदम उठाने पर उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। उसे न केवल अन्य प्रतिभागियों से सावधान रहना था, बल्कि उसे उन स्थानों की भी तलाश करनी थी जहां गोल्डन टिकट छिपे हो सकते हैं, जैसा कि दूतों ने उन्हें सुराग दिया था। अचानक उसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उस जगह से एक चमकीला प्रभामंडल चमक रहा था, जिससे वह तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे दिखाई दिया। जैसे ही वह अंदर गया, लेकिन कोई और आवाज़ नहीं सुनकर, उसने अपना सिर पीछे घुमाया और उस जगह को देखा जहां से प्रभामंडल आ रहा था, और उसे धीरे धीरे दूर से दिखाई देने लगा। शायद यह एक उच्च श्रेणी का गोल्डन टिकट है जो खुद को प्रकट कर रहा है। मैंने सोना पा लिया है, उसने खुद से सोचा, और वह उस दिशा की ओर तेजी से भागा जहां से चमकीला प्रभामंडल आ रहा था, और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया, लेकिन निराश हो गया। उसने देखा कि एक युवक घुटनों के बल बैठा है और लगातार उल्टी कर रहा है, और जाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। अपने हाथ ऊपर करो जहां मैं उन्हें देख सकूं, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, जबकि युवक धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अब तुमने अभी जो भी स्वर्ण टिकट प्राप्त किए हैं उन्हें बाहर निकालो, और जो अभी तुमने प्राप्त किया है उसे भी बाहर निकालो, और मैं तुम्हें जीवित रहने देने का निर्णय ले सकता हूं। उसने बंदूक को कोक करते हुए आदेश दिया। उसे यकीन था कि चमकीला प्रभामंडल एक उच्च श्रेणी के स्वर्ण टिकट की उपस्थिति का संकेत था, और ऐसा लग रहा था कि इस बीमार मूर्ख ने उससे पहले ही टिकट ले लिया था, इसलिए उसे बस इसे वापस लेना था और फिर उस चीज़ को चुराने के लिए उसके सिर में गोली मार देनी थी जो उसका अधिकार था। गोल्डन टिकट क्या है? भ्रमित आवाज़ उसके कानों में गूंजी और उसने तुरंत नाक सिकुड़ी। TCH, तुम नरक में मूर्ख बनकर रह सकते हो, उसने मन ही मन सोचा, और उसने तुरंत बंदूक चला दी। धमाका! गोली हवा में चीरती हुई चली गई। हवा में 3 गोलाकार शॉकवेव तुरंत दिखाई दिए, जिससे पता चला कि यह हवा में मैक 3 की भयानक गति से चीरती हुई चली गई। फिर भी शैतानी अपेक्षित मस्तिष्क पदार्थ हवा में नहीं फूटा, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने की आकृति गायब हो गई, और अगले ही पल वह एक तंगले में बंद हो गया। एक आकृति पीछे से कसकर गले लगा रही थी, जबकि उसके हाथ उसके ऊपर थे जो बंदूक पकड़े हुए थे, जो अब उसकी ठोड़ी पर तान दी गई थी। निस्संदेह उसके सिर में एक छेद हो गया, इससे पहले कि वह एक साधारण मांसपेशी हिला पाता। तेज, वह भयानक रूप से तेज है। जब उसने अपने जबड़े के नीचे बंदूक की ठंडी नोजल को महसूस किया तो उसके सिर के किनारे से पसीना टपकने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कितनी तेजी से ट्रिगर खींच सकता हूं? शांत फुसफुसाहट उसके कानों में घुस गई और उसकी रीढ़ में ठंडक फैल गई। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, और अगर तुम उनका संतोषजनक उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जीने दे सकता हूं, ज़ेरास ने युवक के कानों में फुसफुसाया, और उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। युवक की गंध बहुत ही मादक थी। सबसे पहले, गोल्डन टिकट क्या है? ज़ेरास ने पूछा, और कैन के चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया। हाँ, इसके बाद पिस्तौल की आवाज़ आई और कैन के चेहरे पर पसीना बहने लगा और वह चिल्ला उठा। गोल्डन टिकट ही वह चीज़ है जो हमें टेस्ट पास करने के लिए प्राप्त करनी चाहिए। जितने अधिक गोल्डन टिकट होंगे, हम उतने ही उच्च रैंक पर होंगे, युवक चिल्लाया, जिससे ज़ेरा की आंखों में चमक आ गई। टेस्ट किस बारे में है? वह बेवकूफ़ाना सवाल क्यों पूछ रहा है? कैन ने सोचा, ये सोचकर कि वह किस तरह के मनोरोगी से मिला है। जितने संभव हो सके उतने गोल्डन टिकट इकट्ठा करना है। गोल्डन टिकट इस द्वीप पर एक विशेष और बेहद असामान्य जगह पर छिपे हुए हैं। अब से 2 दिन पहले हम जितने अधिक गोल्डन टिकट प्राप्त कर सकते हैं, संगठन में नामांकन की हमारी संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छा, मुझे बताओ कि इस द्वीप पर कितने गोल्डन टिकट हैं और इस टेस्ट में कितने लोग भाग ले रहे हैं? प्रतिभागियों की संख्या अज्ञात है, लेकिन निश्चित रूप से 1000 के करीब है। और गोल्डन टिकटों की संख्या असीमित है, लेकिन संगठन केवल 100 प्रतिभागियों को स्वीकार करेगा, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने कितने गोल्डन टिकट प्राप्त किए। अच्छा, अब अंतिम प्रश्न, कानून क्या है? कानून, कैन ने उत्तर दिया, यह अब तक सुनी गई सबसे हास्यास्पद बात थी, जब अचानक सब कुछ ठीक हो गया और उसे कुछ एहसास हुआ। रुको, तुम पार्टी नहीं हो। धमाका! गोली चलने की आवाज़ आई और कैन के सिर के ऊपर एक छेद दिखाई दिया। खून एक नल की तरह छलकने लगा। एक सेकंड बाद और ज़ेरास ने उसे अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया था। छींटे! ज़मीन पर सिर टकराने से दिमाग के रस के साथ खून भी बिखर गया और वह टूटे हुए कांच की तरह टुकड़ों में बंट गया और वह बिना सिर के ज़मीन पर पड़ा रहा। फू! ज़ेरास ने बंदूक के मुंह से धुआं उड़ाया और फिर धीरे से बंदूक को अपनी पतलून में डाल लिया। बंदूक की गोलियां बहुत तेज थीं और एक घातक हथियार था जो उल्का रैंक स्टेज के सिर को टुकड़ों में उड़ा सकता था।
धीरे धीरे केन की लाश की ओर झुकते हुए उसने उसके शरीर की तलाशी शुरू की, क्योंकि उसे उसकी जेबों में कुल 20 सुनहरे रंग के कार्ड मिले। और अपनी खोज जारी रखने से पहले उसने तुरंत उसे हटा दिया और उसे अपनी जेब के अंदर एक और कार्ड मिला, सिवाय इसके कि यह लाल रंग का था और इसमें केन की छवि और एक अजीब संगठन का लोगो था। जेरास ने केन के शरीर पर हाथ रखने से पहले उसे भी अपनी जेबों में रख लिया। कैश डिवोर को सक्रिय करें। तुरंत उसके शरीर से सफ़ेद सार धुंध निकली, जेरा की उंगलियों की नोक से गुजरते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। 5 सेकंड बाद और धुंध रुक गई, जबकि उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। आपने ऊर्जा के 40 अंक प्राप्त किए हैं। अध्याय 272 प्रतिभागियों की असामान्यता। एक नया वातावरण 2। जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने एक बार फिर से परिचित अधिसूचना देखी। ये वास्तव में बहुत लंबा समय था जब उसने अपने कैश डेवोर क्षमता का उपयोग किया था, विशेष रूप से मानव ग्रह के अपने मिशन के दौरान। उस समय के दौरान उसने जितनी ऊर्जा प्राप्त की वह अविश्वसनीय थी और उसे ऊर्जा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसकी ऊर्जा एक बड़ा सिरदर्द थी। उसे इससे बाहर निकलने का एक तरीका खोजना होगा, जो कि उसे दूसरों के जीवन सार को अवशोषित करना है। जेरा की चौंकी हुई आंखों के ठीक सामने खैम की लाश को देखते हुए उसका शरीर कागज की तरह टूटने लगा और वह जल्द ही हवा में बिखर गया। तो कैश डेवोर ने उनके जीवन सार के सभी अवशेषों को अवशोषित कर लिया और इस तरह उन्हें जल्दी से धूल में बदल दिया। जेरा ने समझ में आते हुए कहा। कैन की परेशानी दूर होने के बाद और उसे समझ में आ गया कि सारा फ्यूज क्या है, उसने कैन से लिया हुआ लाल रंग का कार्ड निकाला। उसे 100% यकीन था कि यह युवक का पहचान पत्र था, जो उसे म्यूटेंट संगठन से संबंधित बताता था। लेकिन उसने ये भी देखा कि जब युवक ने नियमों के बारे में पूछा तो उसकी आवाज़ चौंक गई। इसका मतलब है कि इस बात की बहुत संभावना थी कि कोई नियम नहीं था और अन्य प्रतिभागियों को मारना और लूटना भी स्वीकार्य बात थी, या युवक ने उसे सीधे मारने की कोशिश नहीं की होगी। बढ़िया, ये वाकई बहुत बढ़िया है, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और आदेश दिया। एब्सोल्यूट मॉर्फ सक्रिय करें। और तुरंत उसका रूप बदल गया और वह कैन की कार्बन कॉपी बन गया जिसे उसने अभी अभी मारा था। अब मैं कैन वुडरोफ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और बंदूक निकाली, उसे संतोषजनक ढंग से कोक किया। उसने कैन का रूप धारण करने का फैसला किया था और यह एकदम सही रूप धारण था, क्योंकि उसके पास उसका पहचान पत्र, रूप और हथियार था। अब उसे बस दूसरों की तरह मिशन पूरा करना था और अधिक गोल्डन टिकट ढूंढने थे। लेकिन मैं गोल्डन टिकट कैसे ढूंढूं? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए क्योंकि उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ये वास्तव में आसान है। सफ़ेद गोल गर्दन और काले पौधे वाला एक युवक 5 लोगों के सामने खड़ा था, जबकि उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, क्योंकि उसकी नीली आंखें उसके सामने 5 व्यक्तियों को घूर रही थीं। 5 युवकों में से एक, जो लगभग 1.9 मीटर लंबा था, जेरास से एक सिर लंबा और धंसी हुई आंखों और नाक के साथ पतला मैला चेहरा, अचानक उस पर चिल्लाया। अरे बच्चे, बेहतर होगा कि तुम अपने गोल्डन टिकट सौंप दो और तुम्हारे पिता तुम्हें केवल कुछ चोटों के साथ जाने देंगे, वरना। उसने अपने पीछे से अपना हथियार हटाते हुए धमकी दी। नैनोमशीन से स्पष्ट रूप से बनाई गई 2 विशाल कुल्हाड़ियां और जिनकी धार एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा से भरी हुई थी। खान ने पाया कि प्रतिभागी शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी साधना का आधार वास्तव में बहुत कम है। ये कैन की तरह ही था कि वह वर्तमान में अपने रूप का उपयोग कर रहा था और उसने एक पिस्तौल का उपयोग किया, और ये सभी लोग भी अलग अलग हथियारों को पकड़े हुए थे। उस मोटे आदमी की आवाज़ में भयावह इरादा छिपा नहीं था, क्योंकि उसके पीछे के अन्य 4 लड़के दुष्टतापूर्ण हंसी उड़ा रहे थे। पांचों ने प्रतिभागियों पर हमला करने और फिर उनके सुनहरे टिकट चुराने के विचार के साथ शामिल होने का फैसला किया था। एक बार जब वे उससे छुटकारा पा लेंगे तो वे प्रत्येक बैच को आपस में बांट लेंगे। गोल्डन टिकट प्राप्त करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, क्योंकि एक ही चरण में होने के बावजूद 5 प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के खिलाफ लड़ाई जीतना आमतौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। दुर्भाग्य से वे जेरास से मिले, जो मध्य उल्का रैंक चरण में था। बगल में खड़े लड़कों में से एक ने जेरास को बस वहां खड़े देखकर खुद से ही हंसी उड़ाई। सोच रहा था, इतनी आसानी से डर जाता है। ओई, तुम बहरे हो या क्या? उसने मजाकिया लहजे में कहा, जिससे दूसरे लोग भी हंसने लगे, क्योंकि उनमें से एक ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। 1.9 मीटर लंबा वह मोटा युवक तुरंत अपनी बात पर रुक गया, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि जिस लड़के को वह परेशान कर रहा था वह गायब हो गया है। जब उसने देखा कि नीली आंखें उसके सामने सिर्फ 1 इंच की दूरी पर दिखाई दे रही हैं, तो उसका चेहरा सदमे में बदल गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जबकि उसकी बाईं आंख चमक रही थी और अथाह अंधेरा प्रकाश था। तुम मूर्ख हो, अब मर जाओ। काबूम! इससे पहले कि उसके हाथ उसके सिर को कसकर पकड़ पाते, उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा।
एक हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था, उसे धीरे से आगे की ओर खींचा गया, उसके ऊपरी शरीर को क्षैतिज रूप से घुमाया गया और जेरास ने बस अपने घुटने को उस युवक के पेट पर पटक दिया, जिससे वह हवा में उड़ गया। बूम! टकराव के बिंदु से एक छोटी सी शॉकवेव निकली, जिससे वह लगभग 3 मीटर तक हवा में उड़ गया। खांसते हुए खून के साथ उसकी आंतें भी निकल गईं और फिर वह जमीन पर धड़ाम से गिरा। और तुरंत ही दूसरे युवकों ने गहरी सांस ली। लड़के को एक ही झटके में बेहोश कर दिया गया था। जेरस धीरे धीरे झुका और उसके हाथ लड़के की जेब की ओर बढ़े, उसमें मौजूद 40 गोल्डन टिकट निकाले और सावधानी से उसे अपनी जेब में रख लिया। मुड़कर उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने पहले ही अपने हथियार निकाल लिए थे और वे उसे सदमे में देख रहे थे, उनके सिर से पसीना टपक रहा था। जेरस ने लड़कों को घूरते हुए जोर से कहा, क्या तुम इसे मुझे दोगे या मैं इसे खुद ले लूं? उसे मौत की भीख मांगने दो, बगल में एक मोटा लड़का बोला और बाकी तीनों तुरंत उसकी ओर बढ़ गए जबकि वह बिना हिले डुले पीछे खड़ा रहा। लुसियन ने दिलचस्पी से उसकी ओर बढ़ रहे 3 लड़कों को देखा। मुझे वास्तव में ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम सभी अजीब तरह के शक्तिशाली हथियारों का उपयोग क्यों करते हो और तुम्हारी खेती का आधार बहुत कम है। जेरस ने आगे बढ़ने से पहले बड़बड़ाया। अध्याय 273 उत्परिवर्तन का मार्ग। धमाका! नीली रोशनी में लिपटा एक डंडा जेरा के चेहरे की ओर जोर से टकराया। जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर घुमाया, डंडे से बचते हुए धमाका! ऊर्जा की एक गोलाकार गेंद डंडे के किनारे से निकली, जो एक पेड़ से टकराए और तुरंत उसमें एक बड़ा छेद हो गया। आपके हथियारों में क्षमताएं हैं? उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि वह युवक की ओर आगे की ओर लात मार रहा था, लेकिन उसका पैर केवल एक धातु की वस्तु से टकराया, जिससे वह तुरंत पीछे की ओर हवा में उड़ गया। जहां उसने लात मारी थी, वहां देखने पर उसे एक डरपोक दिखने वाला युवक दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक ढाल थी और वह आखिरी सेकंड में डंडे वाले की रक्षा करने में सक्षम था। यह आकर्षक है। तीनों युवकों में से आखिरी अचानक खान के ऊपर दिखाई दिया, जब उसने अपने हाथों में 10 सेंटीमीटर का हथौड़ा उठाया। क्या वह मजाक कर रहा है? जेरास ने खुद से पूछा, छोटे हाने रहे हथौड़े को देखते हुए, लेकिन उसने अपने विचार वापस ले लिए क्योंकि हथौड़ा एक चमकदार हरे रंग की ऊर्जा के साथ भड़क गया और तुरंत यह बड़ा होने लगा, 2 मीटर लंबा हो गया और सिर विशाल हो गया, जिसने जेरास के पूरे शरीर को ढक लिया। मरना! तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जेरास ने अपने सिर की ओर हथौड़ा पटकते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह अचानक हवा में उल्टा हो गया और उसके पैर अचानक हथौड़े के सिर से चिपक गए और फिर बिना किसी खिंचाव के बस हथौड़े के नीचे से चला गया और उसके बजाय उस पर खड़ा हो गया। धमाका! जमीन पर एक विशाल दरार दिखाई दी, धूल उड़ रही थी और सभी की दृष्टि को ढक रही थी, लेकिन जल्द ही यह शांत हो गई और एक युवक को हथौड़े में बैठे देखा जा सकता था, जिसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। अब मुझे समझ में आया, तुम लोगों में मन साधना में बहुत कम प्रतिभा है, जेरास ने घोषणा की। अपने सिस्टम स्कैन से वह बता सकता था कि वे सभी 19 वर्ष के थे, लेकिन केवल प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में, जिससे उनकी खराब प्रतिभा का पता चलता है क्योंकि उनके जैसे 17 वर्षीय उल्का रैंक चरण के लोग भी जागृत थे। फिर भी वे 2 साल बड़े थे और अभी भी उनकी खेती का आधार कम है। इसलिए चून की खेती में आपकी प्रतिभा कम है, इसलिए आपने इसे छोड़ दिया और इसके बजाय शक्तिशाली हथियारों के साथ इसे पूरक बनाया। जबकि आप वास्तव में प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में हो सकते हैं, कलाकृतियों का उपयोग करते समय आपकी शक्ति मध्य उल्का रैंक चरण के बराबर भी है। ये वास्तव में सरल है। अचानक उसके नितंब के नीचे का हथौड़ा गड़गड़ाया क्योंकि जेरास जमीन पर कूद गया और हथौड़ा अपने छोटे रूप को बनाए रखते हुए युवक के हाथ में फिर से प्रकट हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के मूर्ख हो। बेशक हम जानते हैं कि हमारे पास बेसहारा प्रतिभाएं हैं। क्या यही कारण नहीं है कि हम पहले म्यूटेंट संगठन में शामिल हुए? हथौड़ा वाले ने अपने हथौड़े को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा। तो तुम अपनी प्रतिभा को सुधारने के लिए म्यूटेंट संगठन में जाते हो? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। अगर हम सिर्फ जेनेटिक सीरम को अवशोषित कर सकते हैं और एक मजबूत प्राणी में विकसित हो सकते हैं, तो हमें प्रतिभा की क्या जरूरत है? मन एक बेकार प्रयास है, असली साधना पथ उत्परिवर्तन का मार्ग है। एक बार जब हम अपने पहले जीन के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम एक साधारण जागृत व्यक्ति की क्षमता को तोड़ देंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे, हथौड़े वाले ने कहा, अपना हथौड़ा उसके सिर की ओर घुमाते हुए। लेकिन जेरास ने बस अपना सिर एक तरफ कर लिया और हथौड़ा वापस युवक के हाथ में लुढ़क गया। हम अभी शुरुआती उल्का रैंक चरण में हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम अपने पहले जीन के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास देर से उल्का रैंक चरण के बराबर की शक्ति होगी। ढाल का इस्तेमाल करने वाले डरपोक आदमी ने कहा और जेरास ने भौहें चढ़ा दी। क्या ये सच है? लेकिन अभी हमारी साधना कम है। हम अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कलाकृतियों का उपयोग करते हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा कड़ी है। 1000 में से सिर्फ 100 का चयन किया जाएगा क्योंकि अवधि सिर्फ 3 दिन है। एक कर्मचारी ने कहा। तो सुअर, इसलिए तुम्हें चुप हो जाना चाहिए और मर जाना चाहिए। फिर हम तुम्हारे कार्ड बांट देंगे।
ये कार्ड जल्दी से प्राप्त करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है और हम दूसरों को पता चलने से पहले ही इसका फायदा उठा रहे हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? उसे अभी मार डालो। समूह के पीछे खड़ा मोटा आदमी दूर से चिल्लाया, क्योंकि तीनों तुरंत उसकी ओर दौड़े। तुम सब ने अपनी आनुवंशिक क्षमता की उपेक्षा की और हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। चाहे तुम मुझे कैसे भी समझाओ, ये बेवकूफ़ी लगती है, ज़ेरास ने कहा, सीधे खड़े होकर। आखिरकार उसे वह सारी जानकारी मिल गई जिसकी उसे ज़रूरत थी। छी, आनुवंशिक क्षमता का क्या उपयोग है? ये खेती का बहुत धीमा रास्ता है। उत्परिवर्तन का रास्ता तेज और सच्चा है, हथौड़ा वाला बोला, जैसे ही वह फिर से बड़ा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिर पाता, ज़ेरास उसके सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारने से पहले एक गहरी सांस ली। कबूम! पूरी जगह पर एक विनाशकारी शॉकवेव फैल गई जब लड़का एक पेड़ से टकराया और उसमें एक छेद कर दिया और फिर दूसरे पेड़ को भी तोड़ दिया। तीसरे पेड़ से टकराने से पहले उसे भी तोड़ दिया, जिससे उसकी गति रुक गई, लेकिन वह फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। कर्मचारी का सिरा ज़ेरास के चेहरे की ओर 3 मीटर दूर था, क्योंकि नीले रंग की एक विशाल गोलाकार गेंद तेजी से उसमें से निकली। बूम! उसने उसके पीछे की पूरी जमीन को तबाह कर दिया, क्योंकि कर्मचारी ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया और जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया क्योंकि एक हाथ ने उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया। धमाका! 30 सेंटीमीटर तक का एक विशाल गड्ढा जमीन पर दिखाई दिया, जिससे उसका चेहरा जमीन पर पटक गया। खून का एक तालाब जल्दी से बन गया और वह गतिहीन रहा। ज़ेरास धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके सिर के नीचे हवा में सरसराहट हुई और वह जल्दी से नीचे झुका। एक ढाल बस 1 सेकंड बाद ही उसके पास से गुजरी। आखिरी डरपोक आदमी की ओर मुड़ते हुए, जो अभी भी मुड़ने की स्थिति में था, उसने उसके कानों में फुसफुसाया, आपकी ढाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये हमला करने वाला हथियार है या सहायक हथियार है? ज़ेरास ने अपने हाथों को अपनी गर्दन पर पटक दिया और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब बचा मोटा आदमी, जो पूरे समय पीछे रहा, और उसने ज़ेरास और फिर तीनों शवों को देखा और सबसे सही विकल्प चुना। अध्याय 275 अराजकता से लाभ उठाना। गोल्डन टिकट प्राप्त करना। केंजी के नीचे की जमीन धंस गई क्योंकि उसके जूते अचानक चमकीली रोशनी में चमक उठे। तुरंत उसका फिगर दूर की ओर भाग गया। उसने देखा था कि कैसे अजीब युवक दूसरों को जल्दी से हरा देता है, और वह भी इतनी आसानी से। जब तक वह नहीं चाहता था कि उसके गोल्डन टिकट उससे छीन लिए जाएं, तब तक सबसे अच्छा विकल्प बस भागना था। लेकिन वह दूर भी नहीं गया जब उसके चेहरे के सामने एक हथेली बड़ी हो गई, उसका सिर अंदर की ओर बढ़ गया। और फिर क्लैप! तुरंत वह जमीन पर धंस गया, पूरी जगह पर गहरी दरारें फैल गईं और वह जल्दी से बेहोश हो गया। तुरंत ज़ेरास ने काम करना शुरू कर दिया, तुरंत अपने गोल्डन टिकट फाड़ दिए। जूता भी अच्छा था, हालांकि इसकी तुलना उसके शून्य वॉकर से करना बेवकूफ़ी होगी। यह अभी भी एक कलाकृति थी, इसलिए उसने अपने पैरों से निकाल लिया और इसे अपने स्थानिक रिंग के अंदर फेंक दिया। दूसरों की ओर बढ़ते हुए ज़ेरास ने उनसे उनके हथियार ले लिए और फिर उनके गोल्डन टिकट निकालने लगा। अब अपने हाथों में मौजूद गोल्डन टिकट की गिनती करते हुए उसने उनमें से प्रत्येक से कुल 30 प्राप्त किए, जिससे चारों के पास कुल 100 हो गए। पहले व्यक्ति से 40 और कैन से 20 लेकर उसके हाथों में मौजूद सभी गोल्डन टिकट अब 160 गोल्डन टिकट हो गए थे। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। ज़ेरास ने जमीन पर पड़े शव को देखा और अंत में उसने उन्हें न मारने का फैसला किया। उसने पहले ही उनकी कलाकृतियां और उनके गोल्डन टिकट ले लिए थे। वे निस्संदेह परीक्षण में विफल हो जाएंगे और उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। अब तक वे म्यूटेंट संगठन में शामिल नहीं हुए थे और सीधे तौर पर उसे मारने या उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी, तो ज़ेरास उन्हें नहीं मारेगा। तुरंत उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। अगले दिन जैसे जैसे कार्यक्रम तेजी से खत्म होने वाला था, प्रतिभागी उन्मत्त होने लगे थे। जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में गोल्डन टिकट जमा किए थे, वे अब छिपने लगे थे। कुछ लोगों ने दूसरों के साथ 3-3 और 5-5 के छोटे छोटे समूह बनाए और बाकी सभी को लूट लिया, जबकि जिन लोगों से लूट की गई थी, अगर वे बच गए तो वे भी उन्मत्त हो गए और गोल्डन टिकट की पागल भीड़ शुरू हो गई। लेकिन भीड़ के साथ मृत्यु दर में वृद्धि हुई और जंगल में चलते हुए प्रतिभागियों के शवों पर संयोग से नजर पड़ी। ज़ेरास जंगल में चला गया। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसकी अराजकता की आंखें पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। पूरे दिन के दौरान उसने प्रतिभागियों के अनगिनत शव देखे थे। कुछ लोग क्रूरता से लड़े और अंत में एक दूसरे को मार डाला, लेकिन अंत में किसी को भी गोल्डन टिकट नहीं मिला, जबकि कुछ को दूसरों ने स्पष्ट रूप से मार डाला। भले ही यह बहुत अराजक था, ज़ेरास को वास्तव में ये पसंद आया। हर दिन बढ़ती मौतों के साथ वह अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। अभी उसका ऊर्जा बिंदु कुल 1500 तक पहुंच गया है और लगभग 200 प्रतिभागियों को लूटने के बाद उसके पास कुल 800 स्वर्ण टिकट थे। अचानक वह अपने कदमों में रुक गया और उसने उस तरफ देखा जो उससे 10 मीटर दूर था, जहां एक काले बालों वाला युवक जमीन पर दिखाई दे रहा था।
उसकी ओर चलते हुए जेरास को पता चल गया कि वह पहले ही मर चुका था और कारण को देखते हुए उसकी आंखें आपस में सिकुड़ गईं। युवक की छाती को किसी अजीब तरह के पंजों ने चीर दिया था और उसका दिल अब मौजूद नहीं था। नीचे झुकते हुए जेरास ने अपने हाथों को अपने माथे पर रखा क्योंकि उसके शरीर से सफ़ेद सार धुंध उठी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ऊर्जा जोड़ 40, कुल ऊर्जा 1540। हाँ, जेरास ने एक भान उठाई क्योंकि उसे अचानक अपने दाईं ओर सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर एक और उपस्थिति महसूस हुई। इस बार यह एक महिला का शव था और उसके फटे कपड़ों और क्षत विक्षत शरीर को देखकर वह पहले ही अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। लेकिन जिस चीज ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थी उसकी छाती। उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और उसका दिल भी अब मौजूद नहीं था। नीचे झुकते हुए उसने उसके जीवन सार को भी आत्मसात कर लिया और फिर से अपने पीछे देखा जहां उसे एक और शरीर का आभास हुआ। यह एक युवक था और उसके सीने में भी एक छेद हो गया था। 20 मिनट बाद जेरा की आंखें बहुत पहले ही सदमे में बदल गई थीं और सिर बेहद सतर्क हो गया था। उस जगह के आसपास कुल 45 प्रतिभागी थे, सभी मृत और उनके शरीर में एक जैसी चोट के साथ बिना किसी संघर्ष के एक सीधा छेद खुल गया और उनका दिल भी अब मौजूद नहीं था। उसे पूरी तरह से यकीन था कि ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक पागल आदमी था और जेरा ने घटनास्थल पर छोड़े गए खून की बूंदों से उसका पता लगाया था और वह एक छोटे से पहाड़ के सामने आया जिसमें एक गुफा फटी हुई थी। 20 मीटर की दूरी पर अंधेरे और उदास गुफा के बाहर खड़ा था। उसकी अराजकता भरी आंखों ने अंधेरे में झांका और उसने अंदर एक आकृति की छाया को महसूस किया जिसने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें उसकी दिशा में घुमाईं। और तुरंत जेरा के बाल उसकी गर्दन के पीछे खड़े हो गए क्योंकि वह सावधानी से उस आकृति को देख रहा था जो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल रही थी। कदम कदम, उसके कदम सामान्य थे, फिर भी जेरास को उस जमीन के नीचे हल्की गूंज महसूस हो रही थी जिस पर वह खड़ा था। आखिरकार उस जगह से बाहर निकलते हुए वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि यह वास्तव में एक 18 साल का युवक था जिसका चेहरा सुंदर सफ़ेद और आंखें लाल रंग की थीं। एक बेहद खूबसूरत युवक जिसका दूधिया सफ़ेद शरीर सबसे खूबसूरत वेश्या को भी शर्मिंदा कर सकता था और लंबे लाल बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। लेकिन जेरास को सबसे ज्यादा आश्चर्य उसके दाहिने हाथ में मौजूद वस्तु से हुआ जो उसकी हथेली के अंदर पंप कर रही थी और युवक के होठों से खून टपक रहा था। तुमने मेरे खाने में खलल डाला, तुम इसका बदला कैसे चुकाना चाहते हो? तुम्हारा खाना, तुम उनके दिल खा रहे हो? जेरास ने चौंक कर पूछा जब उसने देखा कि युवक अपने हाथों से दिल को मुंह में डाल रहा है, दिल का स्वाद लेते हुए उसके होठों से कराह निकल रही थी। आह, यह अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। अध्याय 276, ड्रैकुला से मुलाकात। एक अपूर्ण उत्परिवर्तन वाला जेरास स्तब्ध होकर देख रहा था कि युवक दिल का स्वाद चख रहा था, उसके मुंह के कोनों से लाल खून टपक रहा था। वह अगले 10 सेकंड तक उस स्वाद का स्वाद लेता रहा, उस पर ध्यान भी नहीं दिया और जब उसने उसे निगला तो उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकल आए और उसके जबड़े तक पहुंच गई। जब उसने अपने होठों पर बचे हुए खून को पोंछा और फिर आखिरकार जेरास पर ध्यान दिया। तुम अजीब हो क्योंकि तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम कहाँ से आए हो? युवक ने अचानक पूछा। जेरास की छाती उसके दिल के अंदर धड़क रही थी, लेकिन अगले सेकंड में ये सामान्य रूप से धड़क रहा था। लगता है मैं सही था, ये देखते हुए कि तुम्हारा दिल अभी अचानक कैसे धड़क रहा था। लेकिन मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम किस गंदगी भरे गड्ढे से आए हो। भले ही मैंने पहले ही अपना पेट भर लिया है, लेकिन एक और दिल दुखाने वाला नहीं होगा, युवक ने कहा। उसके होंठ उसके कानों तक खुल गए क्योंकि जेरास के सामने दो आकृतियां दिखाई दीं। एक अभी भी उस जगह पर खड़ा था जहां युवक था, जबकि दूसरा उसके चेहरे के ठीक सामने था। उसकी लाल लाल आंखें सीधे उसे घूर रही थीं और उसके पंजे उसकी छाती की ओर बढ़ रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि जब मेरा हाथ तुम्हारे दिल में घुसता है तो तुम दर्द से कैसे कराहते हो। ये दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा एहसास है, युवक ने फुसफुसाते हुए कहा क्योंकि जेरास ने अपने दिल की ओर एक तीव्र दबाव महसूस किया। और ड्रैकुला के हैरान चेहरे के ठीक सामने युवक की मुस्कान अचानक उसके कानों तक फैल गई, ठीक उसी तरह जैसे वह। और फिर थप्पड़, धमाका, पूरे क्षेत्र में एक शक्तिशाली शॉकवेव लहर उठी क्योंकि उसने महसूस किया कि एक हाथ उसके पंजों को पकड़ रहा था जो उसे युवक के दिल में घुसने से सिर्फ 1 इंच दूर रोक रहा था। और तुरंत एक हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा, तीव्रता से एक शॉकवेव आगे बढ़ी। जैसे ही उसने जल्दी से अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर टैप किया, खुद को तंग पकड़ से मुक्त किया और जल्दी से पीछे हट गया। अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए वह हल्का खून देख सकता था जो एक छोटे से कट के कारण था जो अगले स्पीड सेकंड में तुरंत बंद हो गया था। तुमने मुझे घायल कर दिया। तुम कौन हो? युवक ने पूछा। उसकी लाल रंग की आंखों में स्पष्ट रूप से सदमा मौजूद था। मैं केन वुडरोफ हूँ, परीक्षण का एक प्रतिभागी, जेरास ने उत्तर दिया। केन वुडरोफ, युवक ने ये याद करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया कि उसने ये नाम कब सुना था, लेकिन इससे कोई बटन नहीं दबा। आप 5 शैतान प्रतिभाओं में से नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। एक नया डार्क हॉर्स है न?
युवक ने एक भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा। आप लोगों का दिल क्यों खाते हैं? क्या आप इंसान नहीं हैं? ज़ेरास ने पूछा, जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ओह, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। खैर, तुम कम से कम जानने के लायक तो हो। मैं ड्रैकुला रूहर हूँ, पांचवां और आखिरी शैतान बच्चा। ड्रैकुला रूहर, पांचवां शैतान बच्चा। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। मैं छद्म जीन स्तर पर हूँ और अपने पहले जीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। खूनी दिलवाला जानवर जीनोम, युवक ने अपनी आंखों में गर्व की चमक के साथ कहा। ड्रैकुला रूहर, तो तुम पांचवां शैतान बच्चा हो? ज़ेरास ने यह पुष्टि करने के लिए पूछा कि उसने जो सुना वह सच था। क्या तुम बहरे हो? नहीं, मेरा मतलब है, तो तुम शैतान बच्चे की रैंकिंग में सबसे नीचे हो। अजीब सवाल पर ड्रैकुला की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही उसे सवाल का मतलब समझ में आया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम कह रहे हो मैं कमज़ोर हूँ? उसने पूछा। ज़ेरास के चुप रहने पर वह अचेत हो गया। मैं तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा, ड्रैकुला ने घोषणा की, और तुरंत ज़ेरास ने उसे एक अजीब जानवर में बदलते देखा। उसके हाथ, जो ठंडे सफ़ेद थे और तीखे नाखूनों से सजे थे, अचानक पूरी तरह से काले हो गए और फिर भयावह दिखने वाले लाल और काले नसों के रूप में बड़े हो गए। जल्द ही उसके दोनों हाथ अब विशाल काले स्टील जैसे पंजे बन गए, जो ठंड से चमक रहे थे और पर्यावरण से प्रकाश को अवशोषित कर रहे थे। ज़ेरास ने देखा कि उसके पैर भी बदल गए। जैसे जैसे वे लंबे होते गए और एक जानवर के समान दिखने लगे, काले स्टील जैसे पंजे उसकी उंगलियों से फूटने लगे। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर काले रंग के शल्क थे और उसकी पीठ से अचानक अलग अलग कांटे निकल रहे थे। और ज़ेरा की आंखों के ठीक सामने वह आधा इंसान और आधा जानवर बन गया। धमाका, तुम एक अज्ञानी मूर्ख हो। तो मैं तुम्हारा एक एहसान करूंगा और तुम्हारी उन अंधी आंखों को चौड़ा करूंगा, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज़ लोहे को लोहे से रगड़ने जैसी थी और वह जहां था वहां से गायब हो गया। ड्रैकुला के नीचे 1 मीटर तक की पूरी जमीन धंस गई। जब वह भयानक गति से बाहर निकला, हवा में दर्द की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उसके पंजे भयानक गति से उसे चीरते हुए ज़ेरा की छाती पर तेजी से जा रहे थे। तो यह उत्परिवर्तन पथ की शक्ति है, ज़ेरास ने खुद को चौंकते हुए सोचा। ड्रैकुला पर अपने सिस्टम स्कैन का उपयोग करते हुए वह देख सकता था कि वह केवल मध्य उल्का रैंक चरण में था। ठीक उसी तरह फिर भी उस पर सीधे हमला करने वाले हमले में निहित शक्ति उस चरम पर थी जो एक लेट स्टेज को करने में सक्षम होना चाहिए। धमाका, यह एक भयानक विस्फोट था जिसने तुरंत आसपास के पेड़ों को उड़ा दिया, उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ दिया, क्योंकि नीले रंग के तराजू में लिपटे एक मुक्का लाल पंजे पर लगा। धमाका, तुरंत वे अलग हो गए, क्योंकि ज़ेरास ने पहले कदम को रद्द करने से पहले 5 कदम पीछे हटे। ड्रैकुला के चेहरे पर सदमे को छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। तुरंत वह ज़ेरा के हाथों को देखने के लिए मुड़ा, क्योंकि उसने उसके हाथों पर नीले रंग के तराजू देखे। तुम भी अपने पहले जीनोम के साथ जुड़ गए हो? ड्रैकुला ने ज़ेरा के हाथ को ढंकने वाले नीले तराजू को देखने के लिए मुड़ते हुए पूछा। ओह, तो यह एक नए जीनोम के साथ जुड़ने के रूप में गिना जाता है, ज़ेरास ने खुद से सोचा। कम से कम मैं असामान्य तो नहीं दिखूंगा जब हर किसी के पास जीन होते हैं और मेरे पास नहीं। मैं उन्हें एस्ट्रल टाइटन जीन दिखाकर आसानी से इसे नकली बना सकता हूँ। कितना सुविधाजनक है, ज़ेरास ने खुद से सोचा। उसका एस्ट्रल टाइटन मॉर्फियाए में असामान्य रूप से होता, लेकिन यहाँ ये चमकता हुआ दिखाई देता। अध्याय 277, अपना वादा निभाना। TCH, ड्रैकुला ने असंतोष में अपनी जीभ चिटकाई, क्योंकि वह एक बार फिर भयानक गति से ज़ेरास के सामने आया। कबूम, एक पंजा ज़ेरा के सिर पर वार किया, जिससे वह चकमा देकर मुक्का मारने से पहले बच गया। बूम, हवा पंखे के आकार में फट गई, क्योंकि ड्रैकुला ने आखिरी सेकंड में अपना पेट हिलाया, जिससे वह वार से बच गया। जमीन पर उतरते ही वह उससे उछल पड़ा और तुरंत खान के सामने आ गया, क्योंकि हवा में सैकड़ों कट के निशान दिखाई दिए। जमीन में खुद को कील ठोंकते हुए ज़ेरास ने एक मुंह में हवा भरी, क्योंकि नीले रंग के तराजू ने उसके पूरे हाथ को ढक लिया था, और उसने मुक्का मारा। सैकड़ों पंजे के निशान सैकड़ों मुट्ठी के प्रेत से आमने सामने टकराए, क्योंकि दोनों ने एक भी कदम पीछे हटे बिना सैकड़ों चालें चलीं। क्या वह मेरा मुकाबला कर सकता है? ड्रैकुला ने अविश्वसनीय रूप से कहा, क्योंकि उसने ज़ेरास को देखा जो उससे भी थोड़ा तेज मुक्का मार रहा था। भले ही वह अपने पंजों के नीचे जो कुछ भी था उसे भर रहा था, केन उसके हर हमले को बिना किसी हिचकिचाहट के झेलने में सक्षम था, और उसके चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए वह महसूस कर सकता था कि युवक पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था। दहाड़, तुरंत उसने गुस्से से एक जोरदार दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका पूरा हाथ अचानक पूरी तरह से भयानक लाल नसों से भर गया, और फिर उसने एक शक्तिशाली पंजा वार किया। एक विशाल 2 मीटर का टॉकक्लॉ प्रेत ज़ेरास की ओर लहराया। पूरे क्षेत्र में सफ़ेद रेखाएं फैल गईं, क्योंकि ज़ेरास ने पंजे के निशान से निकलने वाली शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। बैडम बैडम बैडम, उसका दिल उसकी छाती के भीतर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ज़ेरास को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था।
कोई उसका हमउम्र साथी और उसी तरह की साधना करने वाला व्यक्ति उसे डराने में सक्षम था। ये खुशी की भावना थी। खुशी की भावना जो उसे लंबे समय से नहीं मिली थी। एक ऐसी भावना जिसने उसकी मुस्कान को और चौड़ा कर दिया। और तुरंत ज़ेरास के नीले तराजू पर अजीब सी लकीरें दिखाई दी जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी के साथ चमक रही थी, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिसमें उसके शरीर के भीतर की हर एक औंस ताकत समाहित थी। ये पहली बार था जब ज़ेरास अपने शरीर के भीतर की हर एक ताकत को अपनी दाहिनी मुट्ठी में डालने में सक्षम था, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों का वजन एक पूरे पहाड़ पर हो। KAABOOM शॉकवेव के साथ जो बेहद भयावह आवाज़ आई वह उस जगह के आसपास के अन्य प्रतिभागियों ने कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि वे तुरंत घटनास्थल से भाग गए। जमीन फट गई, पेड़ उखड़ गए और उड़ गए। मुक्का और पंजे के प्रेत के आपस में टकराने से पूरी 10 मीटर की त्रिज्या पूरी तरह से साफ हो गई। ड्रैकुला का चेहरा बदल गया उस मुक्के के पीछे की ताकत को महसूस करते हुए, और जब वह आखिरकार उससे टकराया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वजन, यह उसके पंजे के हमले से एक पूरे पहाड़ को हिलाने की कोशिश करने जैसा था। क्रैक क्रैक, उसका मुंह खुला रह गया क्योंकि उसके हाथ की हड्डियां टुकड़ों में टूटने लगी। उसके बाद एक जबरदस्त बल लगा जिसने उसके पूरे हाथ को उड़ा दिया और वह हमले से पीछे की ओर लहरदार होकर गिर पड़ा। धमाका धमाका धमाका, पेड़ पर पटकते हुए और उनमें एक छेद खोदते हुए उसका शरीर कुल 5 पेड़ों को चीरता हुआ रुक गया, क्योंकि उसने अपनी पीठ को एक विशेष रूप से बड़े पेड़ पर पटक दिया और जमीन पर बैठ गया बिना हिले डुले। मैं हार गया, मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के खिलाफ। मैं अपने विरासत में मिले जीनोम कौशल का उपयोग करने के बाद भी इस आदान प्रदान में हार गया। उसने खुद से पागल की तरह फुसफुसाया जब अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और एक आकृति उसके सामने खड़ी दिखाई दी। वह दूसरा कदम था, अभी एक और कदम बाकी है। आवाज़ उसके कानों में गूंजी। पहली बार उसे अपने कानों पर शक हुआ। अभी एक और चाल बाकी है, उसने अपने आप से फुसफुसाया, और उसने उस युवक की ओर देखा जिसने कोई चाल नहीं चली, जबकि वह वहीं खड़ा उसे देख रहा था। ये सही है, मैंने वादा किया था कि मैं उसे 3 चालों में मार डालूंगा। मुझे एक आखिरी चाल चलनी है, उसने कहा और अपने बचे हुए आखिरी हाथों से खुद को ऊपर धकेला, और उसकी लाल लाल आंखें ज़ेरास की ओर देखने लगीं। मेरे पास यह एक आखिरी चाल है जिसका मैं तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक कि मुझे मौत का सामना न करना पड़े। इसे करने के लिए मुझे अपने दिल की बलि देनी होगी। अगर तुम इस चाल से मर जाते हो तो मैं तुम्हारा दिल ले लूंगा और जीना जारी रखूंगा, हालांकि मैं निश्चित रूप से स्टार रैंक स्टेज पर वापस लौट जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बिना मरे मेरी चाल का सामना करने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें पूरा सम्मान देता हूं। ड्रैकुला ने अपने हाथों को अपनी छाती में दबाने से पहले कहा और अपना दिल चीर दिया। ज़ेरास की आंखें ये देखकर सिकुड़ गईं कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से लाल था, और अन्य दिलों के विपरीत ये लाल रंग का रत्न अधिक लग रहा था। ड्रैकुला ने अपना दिल चीर दिया। उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि वह अपने परिवार की इस गुप्त कला का प्रयोग कभी नहीं करेगा। उसके परिवार के कुछ लोग इस कला का प्रयोग करने के बजाय अपने विरोधियों के सामने मरना पसंद करेंगे। लेकिन उसने कुल 3 चालें करने का वादा किया था और वह अपनी बात रखने जा रहा था। अपने दिल को सिर के ऊपर उठाते हुए खून उसके चेहरे पर टपकने लगा और उसके चेहरे पर संघर्षपूर्ण भाव दिखाई देने लगा जैसे ही उसने अपने मुंह में फेंका और चबाना शुरू किया। अपने दिल को पुल की तरह इस्तेमाल करते हुए मैं खूनी दिल वाले शैतान के प्रेत को बुलाता हूँ, ड्रैकुला ने कहा, जैसे ही उसका दिल उसके गले में घुसा और वह अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और जब ज़ेरास सोच रहा था तभी कोई उसे आत्महत्या करके हत्या के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसे अचानक लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है, जैसे समय में रुक गई हो। हवा चलना बंद हो गई, सरसराहट बंद हो गई, पूरी दुनिया खून से लाल हो गई। जैसे ही ज़ेरास ने अपना सिर उठाया उसने देखा कि पूरे क्षेत्र में एक बड़ा लाल रंग का रूनिक गेट दिखाई दे रहा था, और यहाँ तक कि दूतों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। क्या ये खूनी दिल की पारिवारिक विशेषता है? लेकिन क्यों? क्या 5 शैतान बच्चे आपस में लड़ रहे हैं? ये बहुत दूर चला गया है। ज़ेरास ने अपना सिर बड़े रूनिक गेट की ओर उठाया जो धीरे धीरे खुल रहा था और एक प्राणी उसमें से निकल रहा था। अध्याय 278 प्राचीन ईश्वर की उंगली का पहली बार उपयोग। डरावना, एक पूर्ण राक्षस। ज़ेरास को लगा कि वह शैतानी प्राणी के सामने खड़े होने से ही गिरने के कगार पर है, क्योंकि उसे देखकर उसे ठंड लग रही थी। उसके सामने गर्व से खड़ा एक अत्यंत मांसल मानव जैसा प्राणी था जो लगभग 5 मीटर लंबा था। उसकी त्वचा गहरे लाल रंग की थी, मानो उसे जला दिया गया हो, जबकि उसके नीचे बैंगनी रंग की नसें हिल रही थीं। उसके शरीर का हर एक इंच शक्ति की चीख मार रहा था, एक ऐसी शक्ति जिसने अंतरिक्ष को अनियमित रूप से प्रवाहित किया, मानो वे उसके शरीर को जगह पर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों। एक ऐसी शारीरिक शक्ति जो असंभव लगती थी और जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। उसके शरीर पर 4 अत्यंत मांसल भुजाएं देखी जा सकती थीं, क्योंकि उसने अपनी 2 भुजाएं अपनी छाती पर मोड़ी हुई थीं, जबकि अन्य 2 उसकी कमर पर टिकी हुई थीं।
उसके पीछे लगभग 2 मीटर लंबी एक पूंछ थी जो गहरे और लाल रंग के तराजू से ढकी हुई थी, जो उसके पीछे मुड़ी हुई और मुड़ी हुई थी। पूंछ की नोक एक ब्लेड के आकार में लंबी हो गई थी। उनकी हल्की सी झिलमिलाहट अंतरिक्ष को चीरती हुई जा रही थी, जिससे कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था कि अगर वे पूरी ताकत से अंतरिक्ष पर वार करेंगे तो क्या होगा। उसकी खोपड़ी से 4 सींग निकले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पीछे की ओर किसी प्रकार का मुकुट बना हुआ था, जबकि उसकी रक्तलाल आंखें शुद्ध द्वेष के साथ चमक रही थीं। उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब वह ऊपर से ज़ेरास को घूर रहा था, उसकी आंखों से तिरस्कार झलक रहा था। यह एक खूनी दिल वाला शैतान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे एक कचरे ने दूसरे कचरे से निपटने के लिए बुलाया था। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। शैतान की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। ज़ेरा के कान के पर्दे को पागलों की तरह हिलाते हुए उसके कानों से खून बह रहा था। फिर भी उसने अपना ध्यान उससे हटा लिया और ड्रैकुला के शरीर के पास झुक गया। तुम्हें पता है, जब से मैं लड़ रहा हूं, मैं हमेशा उनसे अनगिनत गुना अधिक ताकतवर होकर लड़ता रहा हूं। मेरी उम्र के बहुत कम लोग मुझसे पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं और मैं जल्दी ही ऊब जाता हूं। आप निष्पक्ष प्रतियोगिता से मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैं अविश्वसनीय रूप से खुश हूं। चिंता न करें, मैं आपको भी सम्मानित करूंगा, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खड़े होकर शैतान को देखा जो उसके ऊपर तैर रहा था और उसके मुंह पर एक जिज्ञासु मुस्कान थी। उसे पता था कि सिर्फ एक साधारण थप्पड़ से वह अपने सामने वाले युवक को पीसकर चूर्ण बना सकता है। फिर भी उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और ईमानदारी ने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया और उसने इंतजार करने और ये देखने का फैसला किया कि लड़का क्या कर सकता है। आखिरकार उसके पास यहाँ रहने के लिए पूरा 1 मिनट था, इससे पहले कि रक्त कोर सूख जाए और उसे जाना पड़े। एक भी शब्द कहे बिना ज़ेरा के पूरे शरीर पर अचानक नीले रंग के तराजू दिखाई दिए, जैसे कि सुंदर रूनिक रेखाएं उन्हें ढांक रही हों। तुरंत उसके अंदर से प्राकृतिक दबाव निकल रहा था और उसकी ताकत तुरंत दोगुनी हो गई। यह एस्ट्रल टाइटन जीनोम की वास्तविक स्थिति थी, लेकिन ज़ेरास अच्छी तरह से जानता था कि यह चरम अवस्था नहीं थी। शैतान ने युवक के परिवर्तन को देखा, जिसे उसने उसके शरीर पर एक सुंदर कछुए के खोल के उगने के रूप में टैग किया, लेकिन उसका बेपरवाह व्यक्तित्व तुरंत ही मिट गया जब उसने महसूस किया कि युवक के माथे पर अचानक एक रोशनी खिल गई और एक सुंदर नीले तारे की छवि दिखाई दी। क्या यह एक प्राचीन रक्त रेखा चिन्ह है? शैतान चौंक कर दहाड़ा, लेकिन ये चौंकना तब शुरू हुआ जब उसने अगली चाल देखी। ज़ेरास ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके माथे पर तारे की छवि एक शानदार मशाल की तरह चमक उठी। प्राचीन भगवान की उंगली को सक्रिय करें, उसने फुसफुसाया, क्योंकि उसका माथा और भी अधिक शक्तिशाली प्रकाश से चमक उठा। क्या होस्ट निश्चित है कि वह तकनीक को सक्रिय करना चाहता है? हाँ, कौशल सक्रिय -3000 ऊर्जा। प्राचीन भगवान की उंगली कौशल एक ऐसा कौशल था जिसे ज़ेरास ने पहले कभी सक्रिय नहीं किया था। भले ही उसके पास ये था, लेकिन अपने कौशल को देखकर उसे असमर्थता का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि वह इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। लगभग ऐसा लग रहा था कि वह अभी तकनीक को सक्रिय करने के लिए सही समय पर नहीं है। और अब उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। ट्रेल पर आने से वह कुल 1500 ऊर्जा एकत्र करने में सक्षम हो गया था, लेकिन ड्रैकुला द्वारा मारे गए 45 लोगों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद, जिनमें से प्रत्येक ने उसे 40 ऊर्जा और कुल 1800 ऊर्जा प्रदान की, अभी उसका कुल ऊर्जा बिंदु था। कुल ऊर्जा 3200/3300 -3000 ऊर्जा। कुल ऊर्जा 200/3000। प्राचीन देव उंगली कौशल को सक्रिय करने के लिए 3000 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसका पिछला स्व इसे पूरा कर सके, जब तक कि शायद उसने तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपना जीवन न दे दिया हो। अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए शैतान के ऊपर एक विशाल रूनिक द्वार दिखाई दिया, जिसका चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने खुद को एक अज्ञात शक्ति द्वारा पूरी तरह से बंद पाया। भले ही बुलाए जाने से उसका वर्तमान कल्टीवेशन चरण प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के चरम पर था, फिर भी किसी कौशल के लिए उसे रोक पाना असंभव होना चाहिए। लेकिन जब सुनहरा रूनिक द्वार खुला और उससे 2 गुनी बड़ी वस्तु नीचे गिरी तो उसे रोक पाना उसके सिर के पीछे चला गया। ये पहले आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अचानक ये जमीन पर गिर गया, जिससे 3 मीटर का गड्ढा बन गया और इसका पूरा शरीर दयनीय रूप से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। यह असंभव है। ब्रह्मांड के इस हिस्से में कोई प्राचीन रक्तरेखा नहीं दिखाई दे सकती। ब्रह्मांड के इस हिस्से में कोई प्राचीन रक्तरेखा नहीं दिखाई दे सकती। दहाड़, ये गुस्से से दहाड़ता है और ज़ेरास इसे देखता है और अपना सिर जमीन पर झुका लेता है। इसकी भुजाओं पर अविश्वसनीय रूप से मोटी नसें हिल रही थीं, क्योंकि इसने अपने चारों हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर 4 बार आसमान से वार किया, एक विशाल उंगली पर मुके बरसाए जो एक सर्वनाशकारी शक्ति के साथ ऊपर से लहरा रही थी। काबूम, एक विनाशकारी शॉकवेव जो पूरे 1 किलोमीटर तक लहराती रही।
अध्याय 279 चार शैतानी बच्चे। वह उदास व्यक्ति जोर से दहाड़ रहा था, उसका पूरा शरीर असंभव शारीरिक शक्ति से भरा हुआ था, जिससे हर एक हरकत के साथ अंतरिक्ष में पागलपन की तरह कंपन हो रहा था। अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके अंतरिक्ष उसकी मुट्ठी के नीचे फट गया, क्योंकि उसने उन हथेलियों में विनाशकारी शक्ति के प्रतीक को जकड़ लिया और उसे ऊपर की ओर छोड़ दिया। फिर भी जब वह एक उंगली उभरी तो सब कुछ घातक रूप से शांत हो गया। यह ऐसा था जैसे कुछ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। प्राचीन उंगलियों की उंगली। उस उंगली के नीचे सारा अस्तित्व अयोग्य था। शैतान इतना छोटा था कि मैं उस विशाल सुनहरी उंगली के सामने था। ये स्वर्ग को चुनौती देने की कोशिश कर रही चींटी की तरह था। जब दोनों ने हमला किया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमले के लिए झुक जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष ज़ेरा की आंखों के सामने कांच की तरह स्पष्ट रूप से बिखर गया। हमले के सबसे करीब होने के कारण विनाशकारी शॉकवेव उसे चीरने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वह नीले अवरोध के कारण ठीक से खड़ा हो पाया, जिसने उसके पूरे शरीर और ड्रैकुला को भी ढक रखा था। वह शैतान प्रेत और प्राचीन भगवान की उंगली के बीच प्रभुत्व के लिए शानदार संघर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं था। शैतान की भुजाएं थोड़े से संपर्क में ही टुकड़ों में बिखर गईं और उंगली उसके सिर पर जा गिरी, बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत उसके पूरे शरीर को चीरती हुई। धमाका। जब उंगली जमीन पर गिरी तो जमीन हिल गई, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गई, जिससे जमीन पर 10 मीटर की खाई बन गई। उंगली गायब हो गई और साथ ही रेनिगेट भी, और शैतान का रेनिगेट भी गायब हो गया। ज़ेरस ने आखिरकार अपने हाथ नीचे कर लिए, अपनी नज़र रसातल से हटाकर अपने हाथों पर रख ली। प्राचीन भगवान की उंगली की शक्ति, यह मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण की सीमा के भीतर थी। कौन जानता है कि अगर उसने शैतान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया होता तो क्या होता। उसने खुद को उस सोच से दूर कर लिया, क्योंकि उसके माथे पर चमकीली रोशनी गायब हो गई थी और उसके शरीर पर मौजूद तराजू भी गायब हो गए थे। ये सब अजीब तरह से उसकी सीमा से परे गायब हो गया। शायद उसे इस क्षमता का उपयोग करने से शांत होने की आवश्यकता थी। आखिरकार उसने अपनी नज़र बेहोश ड्रैकुला पर घुमाई, जिसने शैतान के नष्ट होने के बाद अपनी अंतिम सांस ली। अपने हाथों को उसके माथे की ओर बढ़ाते हुए उसके माथे से सफ़ेद धुंध उठी और ज़ेरा के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन वह ड्रैकुला के जीवन सार से हैरान था। यह अजीब तरह से शुद्ध था और ऊर्जा जोड़ 80, ये दूसरों में मौजूद से 2 गुना भी था। उसके शरीर की जांच करने पर उसे उसके पास से कुल 1020 गोल्डन टिकट मिले, जो गोल्डन टिकटों की एक बड़ी संख्या थी, और ज़ेरा ने इसे अपने पास रख लिया। उसके पास 800 स्वर्ण टिकट और ड्रैकुला के पास 1020 टिकट थे। अब उसके पास कुल 1820 टिकट थे। ड्रैकुला प्रतिभागियों में शीर्ष 5 में था, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने पास मौजूद स्वर्ण टिकटों की संख्या के साथ प्रवेश पाने में सक्षम होगा। तो अभी वह बस तब तक छिप सकता था जब तक समय बीत न जाए और वे एक्सेस न हो जाएं। हम दूर ज़ेरास को 4 शक्तिशाली उपस्थितियां उसकी ओर बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। क्या ये शेष 4 शैतान बच्चे हो सकते हैं? ज़ेरास ने सोचा। ये हाय कहने का एक अच्छा समय होता, लेकिन उसने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया और चुपचाप घटनास्थल से खिसक गया। ज़ेरा के जाने के 10 मिनट बाद 10 मीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर 4 आकृतियां दिखाई दी। उनकी आंखें विशाल खाई को देखते हुए सिकुड़ गईं। ड्रैकुला ने अपनी अंतिम क्षमता का उपयोग किया और फिर भी मर गया। अमिताभ, एक दुबला पतला युवक 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था, बोला। उसने भिक्षु रॉब की पोशाक पहनी हुई थी और उसके गले में 2 मोती लटके हुए थे, एक काला और दूसरा सफ़ेद। छी, तुम लानत के भिक्षु हो। चुप रहो और दृष्टा को निशान खोजने दो। एक दुबली पतली लड़की, जिसके नीले बाल उसके पीछे 2 लंबे रोल में बंधे थे, ने भिक्षु से चिल्लाते हुए कहा, जब उसने जमीन पर पड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो जमीन पर अपना हाथ दबा रहा था, जैसे कि कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे वह जमीन पर खड़ा हो गया, 1.7 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा। वह चारों में सबसे छोटा और सबसे युवा भी था। मैं निशान नहीं ढूंढ पा रहा, अवशेषों की शक्ति बहुत अधिक है और अतीत को धुंधला कर रही है, युवक ने कहा। उसकी पूरी तरह से सफ़ेद पुतलियां जो रोशनी से भरी हुई थीं, अचानक मंद हो गईं और उस जगह पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे सभी एक पेड़ की ओर मुड़े जहां एक सुनहरे बालों वाला युवक दिखाई दे रहा था। उसके हाथों में एक सिगरेट थी। एक बेपरवाह व्यक्तित्व की तीव्र आभा उससे निकल रही थी, जैसे वह धूम्रपान कर रहा हो, मानो वह इस जगह के आसपास घूमने वाला कोई और व्यक्ति हो। फिर भी बाकी चारों की आंखें उसे देखते हुए सम्मान से चमक उठीं। तो तुम क्या सोचते हो, असमोडियस? युवक अपनी सिगरेट पीता रहा और 1 मिनट बाद वह आखिरकार खड़ा हो गया। ऐश ने समूह की ओर देखा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं यहाँ केवल ये सत्यापित करने के लिए आया हूँ कि क्या ड्रैकुला वास्तव में मर गया है। लेकिन वह इतना अच्छा लड़का था, रैंकिंग में ऊपर आने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे मारने वाला व्यक्ति अभी भी जीवित है, वह बहुत तेज दौड़ सकता है। हालांकि ड्रैकुला एक मेहनती युवक था। अगर वह ड्रैकुला के विपरीत साबित हुआ तो मैंने अभी अभी एक संभावित प्रतिद्वंद्वी खो दिया है।
और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक युवक रुक गया क्योंकि उसका हाथ अस्त व्यस्त तरीके से उसके शरीर के चारों ओर खोजने लगा। मैंने अपना सिगार खत्म कर दिया है। अरे, वैसे भी अगर तुम्हारे पास सिगार है। युवक ने अपनी सुनहरी आंखों को उनकी ओर निर्देशित करते हुए कहा। नहीं, नाडा, काश मेरे पास होता। अमिताभ, तो तुम सब बेकार हो। मुझे एक सिगार ढूंढना होगा इससे पहले कि मैं फिर से पागल हो जाऊं, युवक ने पेड़ से नीचे कूदते हुए कहा और पेड़ के बीच गायब हो गया। हमेशा की तरह बेपरवाह, और हर वह व्यक्ति जिसके पास सिगरेट नहीं है बेकार है। लेकिन भले ही वह एक आलसी है, लेकिन नंबर 1 के रूप में उसकी ताकत पर संदेह नहीं है। अध्याय 280, लहरें उठती हैं। जेरस एक छोटे पहाड़ के सामने पहुंचा, उसका दाहिना हाथ ब्लेड में बदल गया और वह जल्दी से काम पर लग गया। 30 मिनट बाद जेरस ने संतुष्ट सिर हिलाते हुए पहाड़ में 1 मीटर लंबा छेद देखा। गुफा में प्रवेश करते हुए यह मंद रोशनी में था और इसके अंदर 3 मीटर की जगह बनाई गई थी, क्योंकि जेरस ने छेद को वापस ले लिया और हॉल को कसकर खोल दिया। अब पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन वह सेटिंग से संतुष्ट था और यहाँ तक कि उसे अंधेरा अजीब तरह से आरामदायक लगा। एक बहुत ही अजीब घटना, क्योंकि उसे बचपन में सफ़ेद रोशनी बहुत पसंद थी, लेकिन उसने बदलाव को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने खुद को अच्छी तरह से संतुलित किया। उसने पहले से ही पर्याप्त गोल्डन टिकट प्राप्त कर लिए थे और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी अवशोषित कर ली थी। अब उसकी कुल ऊर्जा 390/3380। उसे नहीं पता था कि इवेंट समाप्त होने के बाद उसे किस तरह की खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो, अगर वह पूरी ऊर्जा के साथ मिले तो बेहतर होगा। और इस तरह बचा हुआ दिन बीत गया और जेरास के साथ एक और आधा दिन उसके कमरे में अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में बीता। जिस दिन कार्यक्रम समाप्त हुआ, अचानक जेरास ने अपनी आंखें खोली और उसमें से एक भेदी प्रभामंडल चमक रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले और कार्ड निकाला जो एक गर्म लाल रंग में चमक रहा था और यह एक विशेष स्थान की ओर तीव्र आकर्षण को विकीर्ण कर रहा था। ओह, क्या आखिरकार समय आ गया है, जेरास ने खुद से सोचा। जैसे ही वह धीरे धीरे उठा, उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वह लगभग 48 घंटों से एक ही स्थिति में बैठा हुआ था। गुफा को खोला गया और जेरास तेजी से गुफा से बाहर निकला, खामोश जंगल से होते हुए उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां से उसे खिंचाव महसूस हुआ था। जेरास जहां वर्तमान में था, उससे बहुत दूर एक रक्त लाल ग्रह की गहराई में, एक बंजर और अंधेरी जगह में, धरती में दरारें भर गईं क्योंकि आकाश से बिजली कभी कभी चमकती हुई बड़ी धरती को काला कर देती थी। लेकिन बिजली की असामान्यता ये थी कि सामान्य सफ़ेद रंग की बजाय यह एक अजीब लाल रंग की थी। पूरे आसमान में काले बादल छा गए जो हजारों मील तक फैले हुए थे। हर जगह विशालकाय पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कुछ पहाड़ अब केवल रूबल रह गए थे, जबकि कुछ पहाड़ अब भी मजबूत थे। क्या वे समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएंगे, यह अज्ञात था। इस जगह पर एक विशेष पहाड़ दिखाई दे रहा था जो बादलों के समुद्र में घुस गया था, जिसे बिजली का समुद्र कहना बेहतर होगा क्योंकि लाल बिजली के मोटे बोल्ट उस पर टूट पड़े थे। लेकिन पहाड़ गर्व से हवा में खड़ा था। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह खड़ा था इसलिए बिजली की बौछार बढ़ती तीव्रता के साथ नीचे गिरती रही? यह अज्ञात था। इस पहाड़ पर एक आदमी नंगा खड़ा था, सिवाय उसके शॉर्ट्स के। उसका शरीर ऐसा था जैसे पहाड़ से ही तराशा गया हो। शक्तिशाली मांसपेशियां उसके ऊपर उभरी हुई थीं, जो शुद्ध शक्ति से भरी हुई थीं। लाल बिजली उस पर भयानक बल से टूट पड़ी, लेकिन वह पहाड़ पर स्थिर बैठा रहा और ऐसा लगता है कि वह इसे अपने शरीर में समाहित कर रहा था। उसके सिर पर लाल बिजली का निशान अचानक चमक उठा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। वह धीरे धीरे पहाड़ से ऊपर उठा, अपना पूरा शरीर दिखाते हुए वह लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। काबूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। जिस पहाड़ पर वह खड़ा था वह टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन भले ही उसे उसके साथ गिरना था, वह हवा में ही खड़ा रहा, जिससे पता चला कि वह कॉस्मिक रैंक स्टेज या उससे भी ऊपर है। ये रूहर परिवार का कुलपति है, एक आदमी जिसे क्रिम्सन फेट लाइटनिंग कहा जाता है। इस बीच एक विशाल अंधेरी दुनिया में, इसके बीच में एक विशाल महल देखा जा सकता था जो एक काले पदार्थ से बना था जो अंधेरे में लाल रोशनी से चमक रहा था। उसी काले पदार्थ से बनी लंबी सीढ़ियां महल में ऊपर तक फैली हुई थीं, जहां एक सिंहासन देखा जा सकता था। यह कांटों से ढका हुआ था और इस पर विभिन्न प्राणियों के सिर किसी खोज की ट्रॉफी की तरह व्यवस्थित थे। सिंहासन पर एक शैतानी प्राणी बैठा था जिसके पैर एक दूसरे के ऊपर थे। उसके हाथ और पैरों से बड़े बड़े पंजे निकले हुए थे। उसकी त्वचा गंदे काले रंग की दिख रही थी, जबकि उसके लाल और बैंगनी रंग की नसें उनके बीच से दिखाई दे रही थीं, जिससे उसका काला शरीर एक सुंदर रंग दे रहा था। उसकी पीठ पर एक मुड़ा हुआ पंख देखा जा सकता था क्योंकि उसके शरीर से भयानक मात्रा में दबाव लहरों की तरह लुढ़क रहा था, जबकि एक शीर्ष कॉस्मिक रैंक चरण के साधक को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त रक्तपात हवा में भर गया था। एक शैतानी दिखने वाला आदमी राक्षसी के सामने प्रकट होते ही तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा था और उसने सिर झुकाया। तुमने मुझे बुलाया है मेरे राजा, उसने आवाज लगाई, हालांकि कोई भी उसके शरीर को हल्के से कांपते हुए देख सकता है।
राक्षसी चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि वह शैतान के डर को बढ़ावा दे रहा हो। मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है कि निचले लोकों में एक प्राचीन देव वंश पाया गया है, उसने कहा। उसकी कर्कश आवाज ने पूरे महल को हिला दिया। क्या? घुटने टेकने वाला आदमी चौंक कर उछल पड़ा, लेकिन जल्दी ही वह अपने होश में आ गया। एक प्राचीन देव वंश निचले लोकों में, चौंकाने वाला है न? शैतानी प्राणी ने अपने पंजे आर्मरेस्ट पर थपथपाते हुए पूछा। वाकई चौंकाने वाली खबर है मेरे प्रभु। निचले लोकों में एक प्राचीन देव वंश हमारी बहुत सारी योजनाओं को बर्बाद कर देगा, जब तक कि हम जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण कार्य न करें। हम महत्वपूर्ण कार्य? मुझे और बताओ।